हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर कैडर का ये लेक्चर 2 है जो यूट्यूब पे आज हम डालेंगे मींस राइट। तो आज जो है हम जॉन कीट्स की लॉन्ग पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे राइट। जैसे हाइपीरियन और लेमिया और सो मेनी पोएम्स हैं जो इन्होंने लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं। तो लॉन्ग पोएम्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं राइट। तो स्टार्टिंग में एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें उनके थोड़ा सा हमने लाइफ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन की थी। तो आज हम उनकी लॉन्ग पोएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कम टू द लॉन्ग पोएम ऑफ जॉन कीट्स। दैट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉन्ग पोएम इज हाइपेरियन राइट। 1819 इसके ऊपर मास्टर कैडर में क्वेश्चन भी आया हुआ पहले कि कौन सा ऐसा पीरियड था उनकी लाइफ का जो मतलब उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हुआ था। मतलब उनकी लाइफ का सबसे जो कल्मिनेट, जिसको बोलते हैं कल्मिनेट होता है, सक्सेसफुल जो पीरियड रहा है वो रहा है 1819 का राइट। क्योंकि इसी पीरियड के दौरान उनके मोस्टली जो जितने भी ओड्स थे और जितने भी उन्होंने जो लॉन्ग पोएम्स लिखी थी वो इसी 1819 में लिखे गए थे राइट। और जितने भी ओड्स उन्होंने जो लिखे थे वो लिखे तो 1819 में गए थे बट उनको जो है पब्लिश किया गया था 1848 में राइट। ऑल द ओड्स दे वर पब्लिश्ड इन 1848 राइट। लिखा उनको ओड्स मतलब सॉन्ग्स होता है, जितने भी उन्होंने ओड्स लिखे थे 6 टोटल उन्होंने ओड्स लिखे थे राइट। तो आज हम ओड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम उनकी फर्स्ट जो लॉन्ग पोएम थी दैट इज हाइपेरियन 1819 में लिखी थी। और इस पोएम के बारे में अगर हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करें तो दिस टाइटल जो सब टाइटल इसका जो था वो था अ पोएम राइट। टाइटल और सब टाइटल के ऊपर भी मास्टर कैडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका सब टाइटल कहाँ से उठाया गया था, इसका जो सब टाइटल या टाइटल क्या था पोएम का। सो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं राइट। और ये रिवाइज्ड वर्जन था। रिवाइज्ड वर्जन किसका था? ये द फॉल ऑफ हाइपेरियन का। द फॉल ऑफ हाइपेरियन का जो है ये एक रिवाइज्ड वर्जन था। हाइपेरियन जो 1819 में इन्होंने लॉन्ग पोएम लिखी थी राइट। और ये बेस्ड किसके ऊपर थी? जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर ये काफ़ी बेस्ड थी ठीक है। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट थी अपने स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक पोएम रही है राइट। और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में जो है जो उनके जो उन्होंने स्टाइल उस पोएम में यूज़ किया है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज की जाती है आज के दौर में भी राइट। तो अपने स्टाइल के लिए पैराडाइज लॉस्ट बहुत फेमस थी। तो ये जो हाइपेरियन पोएम लिखी थी जॉन कीट्स ने ये भी किसके ऊपर बेस्ड थी? बेसिकली मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर राइट। और ये लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है बेसिकली? अगर हम बात करें ब्लैंक वर्स की, ब्लैंक वर्स होता है स्टूडेंट्स जब राइम स्कीम जो है सेम साउंड के वर्ड जो है एंड में नहीं आते हैं राइट। उसको फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है और ब्लैंक वर्स भी बोला जाता है। जैसे फ्लाई आ रहा है, दूसरी लाइन में स्काई आ रहा है, तीसरी लाइन में ट्राई आ रहा है, तो ये तो राइम स्कीम फॉर्म हो रही है। लेकिन फर्स्ट लाइन में कोई और वर्ड आ रहा है। व्हेन सेम साउंडिंग वर्ड्स डोंट कम एट द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट, सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोएम इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स उसको बोला जाता है। जब राइमिंग स्कीम जो है सेम नहीं बनती है, डिफरेंट साउंड्स आते हैं तो उसको ब्लैंक वर्स बोला जाता है। और इस पोएम को जो है इनकम्प्लीट एपिक भी बोला जाता है इन 3 बुक्स में। मतलब इसको 3 बुक्स में लिखा गया था और जो है इसको इनकम्प्लीट वर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, एपिक के नाम से। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं राइट। अच्छा, इस पोएम के अंदर मेनली जो डील किया गया मतलब जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं जॉन कीट्स, तो डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है किसके बीच में? बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर जनरेशन ऑफ गॉड्स की जो मतलब जो यंगर जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन थी उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्शन था ठीक है, जो विवाद था उसको दिखाया गया है इस हाइपेरियन पोएम के अंदर राइट। और कीट्स नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, पहले तो मैंने बोला कि इसका जो बेस थी ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर जो है ये बेस थी। लेकिन एक्चुअली इस पोएम के अंदर पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो है लैटिन और ग्रीक वर्ड्स बहुत यूज किए थे जॉन मिल्टन ने। तो उस बात से लेके जो है जॉन कीट्स उनसे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि जॉन कीट्स अर्लियर पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जॉन कीट्स वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। वहाँ का जो आर्ट था, लिटरेचर था और जो कल्चर था उससे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे ठीक है। तो क्योंकि जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में ग्रीक और लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए थे, इसलिए जो है वो उनकी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे राइट। तो फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नेक्स्ट आगे एक लाइन बोली थी अपने हाइपेरियन में, दैट इज वाई ही सेड इंग्लिश ऑट टू बी केप्ट अप।
इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग क्या है? ऑट टू बी, मतलब एक कमेंट सेंस में उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि इंग्लिश ऑट टू बी केप्ट अप। ऑट टू का मीनिंग होता है शुड, राइट, कि इंग्लिश को लिखा जाना चाहिए, मतलब पोइट्री शुड बी रिटन इन इंग्लिश बेसिकली। तो इस लाइन के थ्रू वो ये बोलना चाह रहे हैं कि पोइट्री शुड बी रिटन इन इंग्लिश, राइट, उसको उसमें लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे उस बात से जॉन मिल्टन की, क्योंकि उन्होंने अपने उस पोयम में लैटिन और ग्रीक के काफी वर्ड्स को यूज किया था, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाइपेरियन के बारे में बताया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगली उनकी जो लॉन्ग पोयम थी दैट वाज लेमिया, राइट। ये भी 1819 में ही लिखी गई थी, लेमिया, राइट। स्टोरी टेकन फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। मेलंकली का मीनिंग होता है बेसिकली सैडनेस, राइट। अच्छा, इसकी जो स्टोरी है लेमिया की, वो कहाँ से उठाई थी उन्होंने? रॉबर्ट बर्टन्स का एक एनाटॉमी था, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से ये उठाया गया था, इसका जो है बेसिकली जो कहानी थी इसकी, राइट। और डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड पोइट्री। अच्छा, इस लेमिया जो लॉन्ग पोयम थी उनकी नेक्स्ट, ठीक है, जिसको भी 1819 में लिखा गया था इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है साइंस और पोइट्री का, राइट। अच्छा, क्या दिखाया गया? क्योंकि जो साइंस होती है वो लॉजिक्स और फैक्ट्स पे, रीजंस पे बेस्ड होती है जो साइंस होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री इज कंप्लीटली इज ऑल अबाउट व्हाट? इमेजिनेशन, राइट। पोइट्री तो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, राइट, जबकि जो है साइंस जो लॉजिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। हॉर्म्स इसमें एक द गॉड को दिखा रखा है। इसके जो कैरेक्टर है, लेमिया जो लॉन्ग पोयम थी, इसके जो कैरेक्टर्स की बात करें तो हॉर्म्स इसके द गॉड नाम का एक कैरेक्टर बताया है। अच्छा, लेमिया जो होती है एक सरपेंट वुमेन होती है, राइट। सरपेंट वुमेन का क्या मतलब है? बेसिकली होती वो एक सांप है, राइट, लेकिन उसको एक ना ब्लेसिंग मिली होती है, शी वॉज ब्लेस्ड, राइट। और उस ब्लेसिंग के दौरान, उस आशीर्वाद के थ्रू जो है वो सांप से कन्वर्ट हो जाती है, स्नेक से वो जो बन जाती है, एक सुंदर कन्या बन जाती है, सुंदर औरत का रूप ले लेती है, ठीक है। और जो है उस इसलिए उसको यहाँ पे लिखा गया लेमिया अ सरपेंट वुमेन। एक्चुअली होती है वो एक सांप है, बट जो है उसको एक ब्लेसिंग मिली होती है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक ब्यूटीफुल वुमेन में, राइट। फिर आगे हम देखते हैं और क्या कौन से कैरेक्टर थे इसकी पोयम में। लिसियस, लिसियस एक पर्सन कैरेक्टर दिखाया गया है, वो एक यंग यूथ बताया गया है, राइट। और अपोलोनस, अपोलोनस इसमें एक सेज बताया हुआ है, द सेज, सेज होता है बेसिकली एक साधु, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि लेमिया और लिसियस की मैरिज हो जाती है, राइट, दे बोथ गॉट मैरिड, राइट। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो लिसियस होता है, लिसियस क्या करता है कि अपनी मतलब ही थ्रू अ पार्टी इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग, राइट। वो उसकी शादी की एक पार्टी रखता है, ठीक है, और उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट्स वो इनवाइट करता है, बहुत सारे गेस्ट्स वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सेज भी वहाँ पे आ जाता है, राइट। और सेज भी वहाँ पे इस साधु को भी इन्वाइट किया गया होता है, अपोलोनस जिसका नाम बताया गया, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। और जब व्हेन द सेज केम ओवर देयर, राइट, जब ये वहाँ पे आता है सेज, तो ये क्या करता है, क्योंकि इसके पास शक्तियाँ होती हैं, तो ये क्या करता है, ये अपनी शक्तियों के थ्रू मतलब क्या करता है कि मतलब उसको जो यहाँ पे बताया हुआ लेमिया जो सरपेंट वुमेन होती है, ये इसको आइडेंटिफाई कर देता है, ये इसको पहचान लेता है कि ये तो सांप है, और सांप से इसको जो है ये कन्वर्ट होके एक औरत का इसने रूप लिया है, राइट। तो मतलब अपनी उस पार्टी को पार्टी देता है, लिसियस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, अपने वेडिंग को सेलिब्रेट करने के वे से। वहाँ पे अपोलोनस भी आ जाता है। सो व्हेन द सेज केम एंड ही सॉ लेमिया द सरपेंट वुमेन, he immediately recognized her that she is a serpent woman and she just converted into serpent to a beautiful woman actually, right। तो फिर जब ये लेमिया भी जो अपोलोनस को देखती है, तो when लेमिया saw अपोलोनस, right, तो she suddenly disappeared from there, right। तो ये वहाँ से गायब हो जाती है। ये इसकी कुछ थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई कि इसके ऊपर ऐसी एक स्टोरी है, ठीक है। और फेमस फॉर द लाइन, ये जो पोयम है अपनी इस पोयम के इस लाइन के लिए बहुत फेमस है स्टूडेंट्स, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आता है, बोल रहा फिलॉसफी विल क्लिप, क्लिप होता है बेसिकली कट कर देना, क्लिप इज टू कट, राइट। एन
एंजल्स विंग्स। एंजल्स विंग्स मतलब जो परियां होती हैं उनके जो पंख होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन को बताया गया, फेमस लाइन मानी जाती है कि जो फिलॉसफी होती है, जो साइंस होती है, साइंस जो है कभी भी मतलब इमेजिनेशन के ऊपर विश्वास नहीं करती। साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लॉजिक्स एंड रीजंस बेसिकली। तो इसी के थ्रू जो है, इस लाइन के थ्रू जॉन कीट्स यही बताना चाह रहा है कि साइंस जो कंप्लीटली बिलीव करती है अपना लॉजिक्स पे, फैक्ट्स पे, रीजंस पे, जबकि जो है साइंस का अगर बस चले तो साइंस मतलब जो है कट कर दे उस एंजल्स के जो विंग्स होते हैं, परियों के जो विंग्स होते हैं, उनको भी वो साइंस जो है क्या कर दे, कट कर दे। मतलब साइंस डजंट बिलीव इन बेसिकली इमेजिनेशन, इसके थ्रू यही वो बताना चाह रहा है, राइट। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसमें, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेमिया लॉन्ग पोएम है, 1819 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, द ईव ऑफ सेंट एग्नस। इसको भी, ये भी एक लॉन्ग पोएम मानी जाती है। द ईव ऑफ सेंट एग्नस 1819 में इसको लिखा गया था, राइट। और ईव बेसिकली एक फेस्टिवल होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बोला द ईव ऑफ सेंट एग्नस फॉल्स ऑन 21 जैन। सबसे पहली बात कि ये 21 जनवरी को इसको मतलब वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, राइट। और ये एक कीट्स का मास्टरपीस माना जाता है। द ईव ऑफ सेंट एग्नस को जॉन कीट्स का एक मास्टरपीस माना जाता है, राइट। एक बहुत वंडरफुल वर्क माना जाता है उनका। मास्टरपीस मीन्स वंडरफुल वर्क, इट वाज अ वंडरफुल वर्क फ्रॉम जॉन कीट्स, राइट। नेक्स्ट बोला नोन एज कीट्स एनस मिराबिलिस। इसका भी मीनिंग वही है, वंडरफुल वर्क ही बोलते हैं, मतलब एक दूसरी टर्म में इसको लिखा गया, नोन एज कीट्स एनस मिराबिलस। मिराबिलस वही हो गया, एनस मिराबिलस मीन्स वंडरफुल वर्क बाय कीट्स। आप यही इसका मीनिंग लिख सकते हो, वंडरफुल वर्क बाय जॉन कीट्स, राइट। यही इसका मीनिंग है, थोड़ा डिफरेंट टर्म में यूज कर रहा है। अच्छा, रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा में इसको लिखा गया है। स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, राइट। 9 लाइन्स का जो स्टेंजा होता है उसको लिटरेचर की लैंग्वेज में दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेंजा इज कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टेंजा, राइट। जिसमें 8 जो लाइन्स होती हैं, फर्स्ट जो 8 लाइन्स होती हैं वो इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और 9th जो लाइन होती है वो आपका अलेक्जेंड्राइन में लिखी जाती है। ये लिटरेचर की टर्म्स होती हैं बेसिकली, राइट। स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स को बोलते हैं, जिसमें 8 जो लाइन्स होती हैं, स्टार्टिंग की 8 लाइन्स, उसको इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, राइट। और 9th जो लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन में लिखा जाता है, उसको स्पेंसेरियन स्टेंजा बोलते हैं फिर, राइट। और इसकी जो हीरोइन होती है, मैडलाइन इसकी हीरोइन बताए रखी है, राइट। द ईव ऑफ सेंट एग्नस की जो हीरोइन है दैट इज मैडलाइन, क्लियर। नेक्स्ट, द ईव ऑफ सेंट एग्नस की और जो कैरेक्टर है, पोरपायरो हीरो बता रखा है, राइट। और डील्स विद इलोपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डील्स विद इलोपमेंट। एक बार मास्टर कैडर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन कीट्स का कौन सी ऐसी लॉन्ग पोएम है, ठीक है, जिसमें जो है इलोपमेंट को दिखाया गया है। इलोपमेंट, अब इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। द ईव ऑफ सेंट एग्नस की जो स्टोरी है वो एक्चुअली ये है कि एक फेस्टिवल होता है, और इसमें ये बताया होता है कि कोई भी जो अनमैरिड जो लड़की है, कोई भी जो वहाँ पे गर्ल है, ठीक है, अगर वो क्या करती है कि रात को अनड्रेस्ड विदाउट क्लोथ्स अगर वो सोती है, पिल्लो को नीचे लेके, पिल्लो के नीचे अपने हाथों को लेके ऐसे अगर वो सोती है, ठीक है, और फिर वो ना एक सपना देखती है, ठीक है, मून को देखते हुए, मतलब वो एक सपना देखती है और उसको उसका राजकुमार दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके बाद ना मतलब ऐसा माना जाता था उस टाइम, इट वाज कंसीडर्ड, राइट, कि कोई भी जो है लड़की है वो विदाउट क्लोथ्स अनड्रेस्ड होके पिल्लो के नीचे अपने दोनों हाथों को लेके जब वो कोई मून को देखते हुए जब कोई सपना देखती है तो उसका मतलब वो सपना उसको उसमें कोई राजकुमार दिखता है और उससे बाद में उसकी मैरिज हो जाती है, राइट। तो होता क्या है, ये जो इसमें हीरो बताया पोरपायरो, ये सेम डे क्या करता है, ये उसके बंगले पे जाता है, ठीक है, अपना
जो इसकी हीरोइन बता रखी है मैडलाइन के उसमें बंगले में वहाँ जाता है, ठीक है, और ये सेम वही प्रोसेस को फॉलो करती है, अनड्रेस्ड होके पिल्लो के नीचे अपने दोनों हाथों को रख के, ठीक है, चांद को देखती है और इसको अपना राजकुमार दिखता है, पायरो दिखता है इसको ड्रीम में, ठीक है, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर ड्रीम दे बोथ डिसाइडेड टू मैरी, ये जो है शादी करने का सोचते हैं और सडनली ये इलोप हो जाते हैं, वहाँ से इलोपमेंट होता है, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, राइट। तो इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मास्टर कैडर में कि कौन सी ऐसी पोएम है, कौन सी ऐसी लॉन्ग पोएम है जॉन कीट्स की जिसमें इलोपमेंट को दिखाया गया है, राइट। इलोपमेंट मतलब गायब हो जाने को दिखाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी पोएम है, दैट इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, राइट। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की ये कुछ स्टोरी बताई गई है, तो बाद में फिर वो वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज द ईव ऑफ सेंट मार्क, राइट। ये भी एक लॉन्गेस्ट पोएम है इनकी। इसमें भी कुछ ऐसा ही कोई फेस्टिवल के बारे में बताया गया है। ईव मतलब फेस्टिवल होता है, राइट। तो वो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस था। ये है नेक्स्ट पोएम थी इनकी द ईव ऑफ सेंट मार्क, राइट। 1819 में ही इसको भी लिखा गया था। अगेन दिस वाज अ लॉन्ग पोएम ऑफ जॉन कीट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या इसमें बताया गया, अ फ्रेगमेंट एंड इनकम्प्लीट पोएम थी ये। इट वॉज अ फ्रेगमेंट एंड इनकम्प्लीट पोएम, राइट। एंड वो 21 जैन को आता था फेस्टिवल, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। उसकी डेट मैंने आपको बता दी, वो 21 जैन थी। अगर आपको देखना चाहते हो तो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लिखा हो देखो, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस फॉल्स ऑन 21 जनवरी, राइट। और जो है ये वाला जो इनका फेस्टिवल था द ईव ऑफ सेंट मार्क, राइट। द ईव ऑफ सेंट मार्क फॉल्स ऑन 24 अप्रैल, राइट। ये 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते थे इस फेस्टिवल को। अच्छा, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी पर्सन लुक्स एट द चर्च, जो चर्च की तरफ देखता है, फ्रॉम कब से लेके कब तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, राइट। तो पीएम तक फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक कोई भी इंडिविजुअल जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक रात को 3 साल तक लगातार चर्च की तरफ जो देखता है, राइट, वो क्या करता है, मतलब वो एबल हो जाता है, उसको ये पता लगने लग जाता है फिर उस पर्सन को, अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है 3 इयर्स तक, तो मतलब ही वॉज एबल टू नो दैट हु इज गोइंग टू डाई, मतलब कौन किसकी डेथ होने वाली है उसको वो फ्यूचर दिखने लग जाता है। तो ऐसा इट वॉज कंसिडर्ड एक्चुअली, राइट, जो इस पोएम में दिखाया गया, राइट। तो बोल रहा है यहां पे लास्ट लाइन में, द फिगर्स ऑफ द पर्सन्स हु आर अबाउट टू डाई टू बी सीन, भाई उसकी जो फिगर, उस पर्सन की जो फिगर है वो मतलब दिखने लग जाती है, जो भी मतलब जिसकी भी डेथ होने वाली है उस पर्सन को ना ये आइडिया लगने लग जाता है कि किसकी अब मौत होगी, राइट। तो ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, ये एक ऐसा ईव बताया है। और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में वो अनड्रेस्ड होके जब कोई लड़की सपना देखती है चांद को देखते हुए, तो उसको अपना राजकुमार दिख जाता है वहाँ पे। तो इन 2 पोइम्स की कुछ ऐसी कहानियाँ बताई हुई है, राइट। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। इलोपमेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बर्था द हीरोइन ये इसमें बताया हुआ है, ये इसकी हीरोइन बताई है इसकी, राइट। तो ये हम आते हैं, अब हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे कीट्स के ओड्स के बारे में भी। 3 हमने कर लिए, हाइपीरियन मैंने बता दिया, द लेमिया आपको बता दिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और द ईव ऑफ सेंट मार्क। 4 लॉन्ग पोएम्स के थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कंटेंट डिस्कस आपके साथ कर लिया स्टूडेंट्स, राइट। तो ओड्स की अगर हम बात करें, ओड्स मैंने आपको बताया था सॉन्ग्स को बोला जाता है, राइट। तो कीट्स हैज रिटन 6 ओड्स बेसिकली, राइट। और 6 इन्होंने ओड्स लिखे थे, यहाँ पे लिखा है कीट्स हैज रिटन 6 ओड्स। दे आर Ode to Psyche, Ode to Nightingale, Ode to a Nightingale, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड क्वेश्चन आते हैं इसके मास्टर कैडर में। ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ग्रेशियन ऑन, ऑन का मीनिंग कलश होता है, कलश, ठीक है, कलश समझते हो, ठीक है। जब क्रीमेट किया जाता है, जो एशेज होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, वो उस अर्न में रखी जाती हैं, राइट। ये म्यूजियम है लंदन में एक, जहाँ पे फिर जॉन कीट्स एक बार उस म्यूजियम में जाते हैं, राइट। और वहाँ पे वो उस अर्न पे पिक्चर्स देखते हैं, बहुत सारी तस्वीरें बनी होती हैं वहाँ पे। फिर वो क्या करते हैं, ब्यूटी को, मीन्स आर्ट जो कला होती है उसका कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन लाइफ और ब्यूटी के साथ। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि उस कलश पे जो तस्वीरें होती हैं, ठीक है, कि आर्ट जो है वो हमेशा परमानेंट होता है, कला कभी खत्म नहीं होती, कला कभी मरती नहीं है। इंसान की ब्यूटी खत्म हो जाती है, दैट इज मॉर्टल,
राइट। लाइफ एंड ब्यूटी बोथ आर टेम्पररी वाइल आर्ट इज ऑलवेज परमानेंट, ये बताया गया है इस पोएम के थ्रू, ठीक है। इस ओड्स के थ्रू जॉन कीट्स यही बताना चाह रहे हैं। फिर वहां पे एक लवर और बिलव्ड की पिक्चर बताई हुई है, उस ऑन के कलश के ऊपर होती है। ग्रेशियन मतलब ग्रीक, राइट। ऑन मतलब जिसमें कलश होता है, जिसमें अस्थियां रखी होती हैं, लॉर्ड हॉलैंड की अस्थियां होती हैं उसके अंदर, उस कलश के अंदर। तो ये कुछ इसमें आर्ट और इन दोनों का जो ओड्स का जो थीम है ना वो सेम है दोनों का। इसमें भी आर्ट और ह्यूमन की लाइफ और ब्यूटी का कंपैरिजन है, और इस ओड में भी ह्यूमन की जो ब्यूटी और लाइफ है, ठीक है। मतलब इंसान मरता है, जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, ये चक्कर ऐसे चलता आ रहा है, ये खत्म हो जाता है, मीन्स मैन इज मॉर्टल बेसिकली, राइट। ये दिखाया हुआ है इन दोनों पोएम्स। इनके दोनों पोएम्स के जो थीम है ना बोथ आर सेम। आर्ट का कंपैरिजन किया हुआ है ह्यूमन की लाइफ और ब्यूटी के साथ, कि लाइफ और ब्यूटी बोथ आर मतलब टेम्पररी हैं। कुछ समय तक इंसान सुंदर रहता है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, मतलब वो कोई परमानेंस नहीं है उसमें। जबकि जो कला होती है, कला हमेशा जो है जिंदा रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। फिर एक इसमें फ्लूट प्लेयर, बांसुरी वादक को भी बताया हुआ है, वो बांसुरी बजाने वाला। अच्छा, ऑन मतलब कलश, कलश पे ना पिक्चर्स होती हैं, रियलिटी नहीं होती है उसमें। जो फ्लूट प्लेयर दिखाया गया है, ठीक है, वो सिर्फ उस पिक्चर में है। फिर उस पिक्चर के थ्रू ना कंपैरिजन करता है अपनी लाइफ का, ठीक है, कि मतलब वो जो उस पे फ्लूट प्लेयर है, वो उसका जो म्यूजिक है वो हमेशा सुरीला रहेगा, ठीक है, वो हमेशा मीठा गाएगा, उसका संगीत कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ तस्वीर में है ना, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन रियलिटी हम कोई एक सॉन्ग सुनते हैं, दो बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, 4 बार सुन लेंगे, ठीक है। 3-4 बार सुनने के बाद आपको वो म्यूजिक ना बोर करने लग जाएगा। तो रियलिटी और उस इमेजिनेशन के बीच में ये चलता है, ठीक है। फोर्थ है ओड ऑन इंडोलेंस। ये डॉल रूट मैंने करवाई भी थी। डॉल रूट होता है लेजीनेस को रिलेट करता है, ठीक है, इसमें लेजीनेस का बताया हुआ है। और फिफ्थ है इसमें ओड टू मेलंकली, और लास्ट एंड फाइनल है हमारा ओड टू ऑटम, राइट। फर्स्ट जो 5 ओड्स थे वो जॉन कीट्स ने लिखे थे स्प्रिंग सीजन में, राइट। और लास्ट वाला का तो नाम से ही आप डिटरमाइन कर पाओगे कि नाम ही ओड टू ऑटम है। तो ऑटम सीजन, जो पतझड़ का सीजन होता है, उसमें उन्होंने इस ओड को लिखा था, इस पोएम को लिखा था, ओड टू ऑटम को, राइट। तो यही बता रहा है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान रखना आपने, मास्टर कैडर में ना ये पूछा जाता है कि फर्स्ट रिटन ओड कौन सा था जॉन कीट्स का, तो वो था ओड टू साइके, राइट। और लास्ट रिटन ओड कौन सा था उनका, दैट इज ओड टू ऑटम। तो फर्स्ट और लास्ट आपको पता होना चाहिए। इस पे सवाल आया हुआ पहले मास्टर कैडर में, क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला ओड कौन सा था उनका और लास्ट ओड कौन सा था उनका, राइट। ओड टू साइके वाज द फर्स्ट वन एंड ओड टू ऑटम वाज द लास्ट वन, राइट। और लॉन्गेस्ट ओड कौन सा था, सबसे लंबा ओड था उनका ओड टू अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल होता है बुलबुल, जिसका सुरीला मीठा गाना सुन के जब उनके कानों में पड़ता है तो इमेजिनेशन में खो जाते हैं, राइट। और इमेजिनेशन में खो जाते हैं, और इमेजिनेशन में देखो ना, सिंपल सी बात है, इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है। आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, आप खुद को इमेजिन कर रहे हो कि मैं तो दिल्ली में हूँ, राइट, मैं तो दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, राइट। तो इमेजिनेशन हैज़ द पावर बेसिकली, राइट। तो कल्पना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो तो आप मतलब उसको फील करते हो बेसिकली, राइट। तो यही इसमें बताया हुआ है कि वो एक बार अपने बैकयार्ड में, मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, ओड टू अ नाइटिंगेल, राइट। तो उसमें क्या होता है कि एक बार वो अपने बैकयार्ड में जो है अपने घर पे बैठे होते हैं, एक इवनिंग, शाम का टाइम होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है एक टहनी पे देखते हैं, एक बुलबुल बैठी होती है, रात का समय होता है, और एक बुलबुल बैठी होती है, वो बहुत सुरीला मीठा गाना गा रहे होते हैं, राइट। तो जब वो उसका सुरीला मीठा गाना, शी वॉज सिंगिंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं, इतना कल्पनाओं में वहाँ खो जाते हैं कि फिर उसके बाद इन्होंने लिखी थी ओड टू अ नाइटिंगेल, राइट। मतलब ये स्टार्टिंग ऐसे मैं करवाता हूँ जब पढ़ाता हूँ पेड बैच में, पहले उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना होता है बच्चे को कि कहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, कहाँ से उन्होंने
इस पे लिखी थी, राइट। और ये जो मैंने आपको बताया था पीछे ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, ये मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पे म्यूजियम में जाते हैं लंदन में, तो वहाँ पे एक कॉर्नर होता है, कोना होता है, और वहाँ पे जो है ग्रीक से रिलेटेड, ग्रीक का जो जितना भी आर्ट लिटरेचर कल्चर था उससे रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती है। वहाँ पे वो कलश को देखते हैं, ऑन मतलब कलश होता है जिसमें अस्थियाँ रखी गई थी लॉर्ड हॉलैंड की, राइट। तो फिर उस कलश के ऊपर जो पिक्चर्स होती हैं उनको देखते हैं, जिसमें एक लवर और बिलव्ड को दिखाया गया है, उससे फिर उसकी उनकी लाइफ, उनके लव और आर्ट का कंपैरिजन किया गया है, मतलब हमारी रियलिटी के साथ। एक फिर फ्लूट प्लेयर को दिखाया गया उसमें, उस पिक्चर में, जिसके साथ हमारी मतलब हमारी रियल लाइफ को कंपेयर करके उनके लव उसके म्यूजिक को दिखा रहा है, ठीक है। और एक उसमें ट्री भी दिखाया हुआ है, एक पेड़ होता है और उसमें ग्रीन पत्ते दिखाए हुए हैं, ठीक है। और वो पत्ते ना हमेशा ग्रीन ही रहेंगे क्योंकि वो पिक्चर में है ना, राइट। फिर वो कंपेयर करता है कि इस ऑन पे जो तस्वीरें हैं, मतलब जो ट्री है उसकी जो पत्तियां हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगी किसी भी मौसम में, चाहे पतझड़ का मौसम आ जाए, ऑटम सीजन आ जाए, उस सीजन में भी वो पत्तियां जो है ग्रीन ही रहेंगी, ठीक है। ये मतलब हरी भरी रहेंगी। ऑन द वेयर एज इन रियल लाइफ, मतलब जब ऑटम सीजन आता है तो पत्ते गिरने लग जाते हैं पेड़ों से, ठीक है। तो फिर मतलब एक इमेजिनेशन का और एक रियलिटी का कंपेयर किया हुआ है वहां पे उन पिक्चर्स के थ्रू, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रिटन ओड उनका ओड टू साइके था, लास्ट रिटन ओड वाज ओड टू ऑटम, लॉन्गेस्ट ओड उनका ओड टू नाइटिंगेल था, जिसमें कितनी लाइंस थी, 80 लाइंस, राइट। और शॉर्टेस्ट ओड जो था उनका दैट वाज ओड टू मेलंकनी। मेलंकनी मींस सैडनेस होता है, उसके 30 लाइंस थे, राइट। ये लाइन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट 5 ओड्स वर रिटन इन स्प्रिंग सीजन, राइट, एंड द लास्ट ओड वाज रिटन इन ऑटम, राइट। ऑल द ओड्स रिटन इन 1819, ये लाइन भी आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन 1848, लिखा गया था उनको ओड्स को 1819 में, लेकिन उनको पब्लिश किया गया था 1848 में, राइट। आगे मूव करें। ये फॉलो हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड फॉर्म आपको बताया था मैंने, राइट। हाइब्रिड बेसिकली कंपोजिट फॉर्म होती है, राइट। हाइब्रिड इज अ कंपोजिट फॉर्म, जब दो या दो से अधिक चीजों को हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हाइब्रिड फॉर्म बोला जाता है, हाइब्रिड क्वालिटी उसको बोला जाता है। तो कीट्स ने क्या किया था, अपने ओड्स में उन्होंने क्या किया, शेक्सपियरियन का क्वार्टर एंड पेट्रार्चन सेस्टेट, राइट। अच्छा, क्वार्टर होता है अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स, राइट। और ये जो टर्म आगे लिखी हुई है पेट्रार्चन सेस्टेट, ये शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, पोएम्स में यूज किया है इन दोनों को, राइट। तो इन दोनों को जब मिलाया जॉन कीट्स ने, जब इन दोनों को मिक्स किया तो एक हाइब्रिड फॉर्म तैयार की उन्होंने। 10 लाइन्स में उन्होंने अपने स्टेंजी को लिखा था, ठीक है। क्वार्टर इज द 4 lines, a poem of 4 lines, and Petrarchan sestet, it is 6 lines poem। 6 लाइन्स की जो पोयम है उसको पेट्रार्चन सेस्टेट बोला जाता है, जो विलियम शेक्सपियर जी ने अपनी पोइट्री में यूज किया है ये दोनों को, राइट। और क्वार्टर क्या होता है, अ पोयम ऑफ 4 लाइन्स। अच्छा, इन्होंने फिर जॉन कीट्स ने क्या किया, इन्होंने फॉलो किया हाइब्रिड फॉर्म। इन्होंने क्या किया, 6 + 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो इन्होंने हाइब्रिड फॉर्म एक नई तैयार कर दी। इन्होंने अपने स्टेंजा को इन्होंने 10 लाइंस के ओड्स लिखे हैं, जो भी इनके मतलब ओड्स हैं वो 10 लाइंस के हैं, राइट। तो ये हाइब्रिड फॉर्म होती है जब कोई हम नया कुछ तैयार कर देते हैं, 2 चीज़ों को मिला के या 2 से अधिक चीज़ों को मिला के जब कोई तैयार किया जाती है नई चीज़, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फॉर्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिड फॉर्म। अब ये चलिए वो बात, द लॉन्गेस्ट ओड जो इनका था, ठीक है, डील्स विद परमानेंस ऑफ आर्ट एंड ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि बेसिकली ये जो इनका ओड टू अ नाइटिंगेल था, ये सबसे लंबा ओड था इनका, राइट। तो ये इसमें परमानेंस ऑफ आर्ट को बताया, और ये ट्रांजिटोरीनेस जो वर्ड है इसका मतलब टेम्पररी है, इट मीन्स टेम्परेरी, कि ह्यूमन की जो लाइफ है और हमारी जो ब्यूटी है वो टेम्परेरी है, उसका एंड होना है,
कोई भी हमेशा जवान नहीं रहेगा, राइट। जो बुढ़ापे वाली एज है, बुढ़ापे वाली जो स्टेज होती है वो सबको आती है, कोई उससे बचेगा नहीं, राइट। तो वो कंपेयर किया हुआ है इन्होंने आर्ट का तुलना की है, परमानेंस ऑफ आर्ट, कि आर्ट हमेशा परमानेंट होता है, राइट। आप देख लो फेमस मोनूमेंट्स हैं, ताजमहल है, ठीक है, द रेड फोर्ट है, ठीक है, वो उनकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप 5000 साल बाद जाओगे तब भी लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे, ठीक है, ताजमहल को देखने जाएंगे, ठीक है। वो आर्ट है, वो कला है, वो नहीं खत्म होगी। लेकिन हमारी लाइफ खत्म होती जाएगी, ठीक है, हम मरेंगे, इंसान मरता है फिर जन्म लेता है, तो यही कुछ दिखाना चाह रहा है इसमें, ठीक है। एक पर्सनल ओड भी इसने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में फिर मैं इसको मतलब जो हमारे पेड बैचेज हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं पूरा एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ कि पर्सनल ओड, अब ये सिर्फ पर्सनल ओड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या बात है उसको डिटेल में हम वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेफरेंस टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, एक्चुअली इसका जो भाई होता है, ठीक है, टॉम, उसकी भी टीबी से उसकी डेथ हुई होती है। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसकी नॉट ओनली जॉन केट्स बट हिज एंटायर फैमिली, दे ऑल वर डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, उन सब की डेथ जो है ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। तो इसका कजन होता है टॉम, जिसका नाम होता है, तो पर्सनल ओड में डिटेल बनती है बट यहां मैं दे नहीं पाऊंगा वो, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है एक बार आप इस वीडियो को देखें, ढंग से एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, राइट। करना आपको ही है, अल्टीमेटली यू हैव टू डू, कोई कुछ नहीं करेगा, बट ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन के लिए जितना होगा यूट्यूब पे मैं हेल्प करता रहूँगा आपकी, राइट। तो फॉर डिटेल स्टडी आप जो है, जो हमारा जो नंबर है इसमें एंड में गिवन होगा, ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर इट, राइट। और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और मास्टर कैडर की जैसे पोस्ट निकली हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह के ही बनते हैं, मैं जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है वो बैच के अंदर ही होती है, राइट। फॉर दैट यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ, राइट। तो पर रेफरेंस टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर का रेफरेंस बताता है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो परमानेंस और ह्यूमन लाइफ और ब्यूटी को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे उसको याद आती है अपने भाई की, कि मेरे भाई की भी, ब्रदर की भी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से, तो वहाँ से भी उसको थोड़ा मेमोराइज करता है चीज़ों को जब पोएम लिखता है, राइट। और जो है कल्पना में चला जाता है, ठीक है, अपने ब्रदर को रिकॉल करता है कि उसके ब्रदर की डेथ भी जो हो गई थी, तो लाइफ मतलब क्या है, वो एंड हो जाता है सबका, कोई भी जो है मतलब वो नहीं है, राइट। तो दो इसने यहाँ पे ग्रीक टर्म्स यूज की हैं, एक बैकस और एक हाइपीरियन, राइट। तो गॉड ऑफ वाइन बोला जाता है इसको, बैकस को। अब इसकी भी डिटेल मैं आपको पेड बैच में ही करवाऊंगा, राइट। बैकस क्या है, इसकी भी थोड़ी स्टोरी है। हाइपीरियन बोथ द सेक्रेड रिवर ऑफ द म्यूजिज, टोटल इसने 9 म्यूजिज को यूज किया है, 9 म्यूजिज इसने यूज किए हैं। टोटल म्यूजिज क्या होता है, ठीक है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया जरूर दे रहा हूं। बोथ द सेक्रेड रिवर ऑफ द म्यूजिज एंड म्यूजिज इसने टोटल जो यूज किए हैं वहां पे 9 यूज किए हैं, राइट। और ये एक ग्रीक की मैथोलॉजी होती है, मतलब वहां का जो पुराण शास्त्र होता है उसमें बताया हुआ है, राइट। म्यूजिज इसने टोटल 9 यूज किए हैं, मैं यहाँ 9 लिख देता हूं। और आगे बोल रहा है एंड द हॉर्स माउथ, एक रिवर निकलती है, एक हॉर्स होता है घोड़ा, उसके माउथ से वो पानी निकला हुआ दिखाया गया है, राइट। तो ये इसके ऊपर स्टोरी है, डिटेल में हम करेंगे इसको बाद में। और फेमस कोट्स क्या बोला है, अब ये चलिए पोइट्री की लाइन्स, राइट। अब ये पोइट्री की लाइन्स है, इसके लिए जो है आपको जो मैंने बताया था कि एक इवनिंग जो है, एक रात को जो है वो बैठा होता है, ठीक है, अपने बैकयार्ड में, अपने घर पे, और वो एक टहनी पे देखता है, एक नाइटेंगल को देखता है और शी वॉज सिंगिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, एक बड़ा स्वीट सॉन्ग, सुरीला गाना गा रही होती है, ठीक है। तो उसको देखता है और बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करता है इस पोएम को, राइट। तो फिर उसकी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर ओड की फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं मास्टर कैडर में कि किस ओड की, कोई लाइन डाल देगा और बताएगा कि ये किस ओड की फर्स्ट लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ओड की कोई फेमस लाइन आ जाती है बीच में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर करेगा जी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ये है जी, माई हार्ट एक्स एंड द ड्राउजी नम्बनेस पेन्स। अब थ्रू दिस लाइन जॉन कीट्स वांट्स टू से, वो ये बताना चाह रहे हैं इस पोएम, इस फर्स्ट लाइन के थ्रू, कि जब मैं उसका सुरीला गाना सुन रहा हूं, ठीक है, तो मेरा हार्ट जो है, दिल जो है पेन करने लग गया है, पेन करने लग गया है। फिर वो उसको कहता है, बुलबुल को कहता है इमेजिनेशन में, राइट, कि मतलब मेरा जो हार्ट पेन कर रहा है वो
जेलसी के कारण पेन नहीं कर रहा, इन ऑर्डर टू जेलसी नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट जेलस फ्रॉम यू, ठीक है, बल्कि खुशी से मैं इतना मतलब फन एंड फ्रॉलिक हो गया हूँ, इतना मदमस्त हो गया हूँ, ठीक है, आपके गाने को सुन के कि मेरे दिल में जो है दर्द उठ गया है, राइट। एंड अ ड्राउजी नंबनेस, नंबनेस होता है बेसिकली सूनापन आ जाना, राइट, और मेरी बॉडी में जो है क्या आ गया, ड्राउजी मतलब नंबनेस आ गया है, पेन्स, ठीक है, उस सेंस में इस लाइन के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं, राइट। एक्चुअली ये पेनफुल डेथ, इनको लगता था डेथ से बहुत डर, ठीक है, ये बहुत डरते थे डेथ से कि पता नहीं जब मौत होती है तो कितना दर्द होता होगा, लेकिन यहाँ पे फिर ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मतलब मैं जो है आपके गाने में इतना मदहोश हो चुका हूँ, इतना मदमस्त हो चुका हूँ, ठीक है, कि मुझे नाउ जॉन कीट्स वांट्स टू, ही विशेस टू डाई, वो मरना चाहते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे जो है मेरे कानों में जो ये सॉन्ग पड़ रहा है, मुझे इससे इतना आनंद आ रहा है कि अब मेरी मौत हो जाए यहाँ पे, ताकि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। तो थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन वो यही बोलना चाह रहे हैं, राइट। और अगली लाइन बोला है द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी, राइट, द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग है कि मतलब थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन वो ही वॉन्ट्स टू से दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन योर वर्ल्ड, मैं तुम्हारी दुनिया को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बुलबुल के जो दुनिया है, नाइटेंगल की जो लाइफ है, उसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। पहले वो खुद ही सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, शराब पीता हूँ और इसकी दुनिया को ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर खुद ही मना करता है। जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं अरे ऐसा करेंगे, फिर हम खुद ही सोचते हैं नहीं यार ऐसे ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे, राइट। तो पहले खुद ही सोचता है कि मैं शराब पीता हूँ और इसके वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद सोचता है नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, कोई पर्सन शराब पी के इसके वर्ल्ड को थोड़ी ज्वाइन कर सकता है, तो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। फिर वहां पे बोलता है, ये जो लाइन लिखी गई है, द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री, द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, इट मीन्स बेसिकली थ्रू इमेजिनेशन ही वांट्स टू ज्वाइन हर वर्ल्ड बेसिकली, राइट। उसके वर्ल्ड को ये इमेजिन, कल्पना के थ्रू जो है, इमेजिनेशन में इतनी पावर होती है, ठीक है, वो उसको ज्वाइन करना चाहता है। और अगले पल तो वो उसके साथ टहनी पे बैठा होता है इमेजिनेशन में, ठीक है। जब हम कल्पना करते हैं, अगर हमारी इमेजिनेशन में पावर है तो अगले पल तो वो टहनी पे बुलबुल के साथ उसका गाना सुन रहा होता है और उसके कानों में उसका गाना पड़ रहा होता है, ठीक है, उसको बड़ा मजा आता है। इमेजिनेशन में बात हो रही है, राइट। अगला बोल रहा है द वियरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, राइट। ये लाइन फिर से वही उसके ब्रदर के लिए कि उसकी फीवर हो जाता है उसको और उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो लाइफ और ब्यूटी और आर्ट का इसमें कंपैरिजन बताया हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, एक दो लाइन्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसको एंड करता हूं, राइट। फेमस कोट्स, फैंसी कैन नॉट चीट अस सो वेल एज शी इज फार्म्ड टू डू, डिसीविंग एल्फ, एल्फ एक्चुअली मीन्स होता है परी, परियों को बोला जाता है, परी को एल्फ बोला जाता है, राइट। तो इस लाइन के थ्रू यहां पे बोलना चाह रहा है फैंसी कैन नॉट चीट अस सो वेल। एक्चुअली होता ही है कि वो पहले तो उसका गाना उसको सुन रहा होता है, तो बीच में क्या होता है कि वहां पे जो है वो जो नाइटेंगल होती है वो वहां से उड़ जाती है, वो उड़ जाती है। तो जब वो उड़ जाती है तो वो तो इमेजिनेशन में होता है, कल्पना में होता है, तो फिर क्या होता है थोड़ी देर के बाद उसको वो गाना जो उसके कानों में आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो शी फ्लाइज अवे, ठीक है, द नाइटेंगल फ्लाइज अवे फ्रॉम देयर, राइट। तो इमिडिएटली उसके कानों में गाना नहीं आता, ठीक है, सुन नहीं पाता हो क्योंकि वो तो उड़ गई होती है। फिर वो ही केम टू रियलिटी देन, फिर वो एकदम से अचानक से रियलिटी में आता है और रियलिटी में वो देखता है कि अच्छा वो तो मैं इमेजिनेशन में था, इतना वो कल्पना में खोया होता है, राइट। तो फिर इस लाइन को लिखता है, अगली पोइट्री की इस लाइन को तब लिखता है कि फैंसी कैन नॉट चीट अस सो वेल, राइट, कि मतलब जो परी होती है, मतलब जो इमेजिनेशन होती है ना, वो कुछ ही समय के लिए होती है, ठीक है। रियलिटी में मतलब हमें आना पड़ता है दोबारा, ठीक है, वी हैव टू कम इन टू रियलिटी एक्चुअली। और इस पोएम के थ्रू ना जॉन कीट्स ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें रियलिटी से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी, राइट। जो असलियत है ना उसी में इंसान को जीना चाहिए, और इस पोएम के थ्रू वो ये भी बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। आगे तो बहुत है इसकी कहानी, ये लिटरेचर की कहानी है, तो चलती रहेंगी जी, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा आपको और आज क्लियर कर दिया। फिर ये ग्रेशियन अर्न का है जो मैंने बताया आपको, ये सारा इसमें बहुत लंबी कहानी है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोर्स से रिलेटेड आपने कुछ भी क्वेरी करनी है, तो हमारे जो नंबर इसमें होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर वहाँ पे मेंशन्ड होते हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो, राइट। और आप हमारा जो है मास्टर कोर्स इंग्लिश के लिए आप जो है आप खुद को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करेंगे बेसिकली और रिजल्ट देंगे, ठीक है। देखो करना आपने ही है ऑटोमेटिकली, राइट, आपको ही एफर्ट लगाना है, लेकिन ये है कि डायरेक्शन और प्रॉपर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।